वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका आईपीओ हमें 2022 में ही देखने को मिला था। आईपीओ जो है करीबन मई में शुरू हुआ था, 24 को 26 को ये एंड होता हुआ देखने को मिला। 31 मई को अलॉटमेंट भी हो गया था और 3 जून से ये कंपनी लिस्टेड है NSE BSE पे और प्राइस बैंड 642 के आसपास था। अब हम आज इस आईपीओ के या इस कंपनी के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें बने रहना है या इसमें से अब एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि विद इन 1 ईयर के जो इसके रिटर्न है ये निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। कुछ खास रिटर्न ये कंपनी ने बनाकर नहीं दिए हैं। लेकिन हमें क्या 1 साल में किसी भी कंपनी को जज करना चाहिए? क्या 1 साल में ये कंपनी ग्रो ही करे, ऐसा होता है? नहीं, हमें इस कंपनी के बाकी फैक्टर्स चेक करना है, जैसे कि ये कंपनी करती क्या है, फ्यूचर में इसके पास कुछ हमें ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी कुछ उम्मीद है कि ये आगे बहुत अच्छा कर सकती हैं। साथ ही साथ बाकी इसके फंडामेंटल्स हम वो भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कंपनी का एग्जैक्ट जो है बिजनेस है क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। सबसे पहले तो कंपनी जो है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और इंडिया की ये सोल कंपनी है जो 4 केमिकल बनाती हैं इंडिया में। इसके अलावा ये केमिकल्स कोई नहीं बनाता, तो ये 4 केमिकल के लिए सोल कंपनी है, जिसमें के जो ये मेथॉक्सीएथिल जो एक कंपोनेंट है जो कि सरफेस कोटिंग के लिए यूज होता है, पेंट्स में भी वार्निशेस में भी, वो बनाती है। फिनॉल जो कि डिसइंफेक्टेंट है स्किन और उसके अलावा इचिंग से रिलेटेड जो मेडिसिन बनती है उसके लिए भी। उसके अलावा मेथॉक्सी 2 और मेथाबेंजोक्टिन भी ये कंपनी बनाती है जो कि प्राइमरीली इंसेक्टिसाइडर और पेस्टिसाइडर में यूज होते हैं। साथ ही साथ ये तो रहा पहला बिजनेस सेगमेंट इस कंपनी का। इस कंपनी के और 2 बिजनेस सेगमेंट्स है कि जो बहुत स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। और ये पहला था जिसमें कि वो केमिकल बनाती है और ये भी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। सेकेंड सेगमेंट जो है कंपनी का वो है कंपनी एंगेज है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, यानी CARMS में, यानी CARMS यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में। अब ये क्या होता है? तो ये है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज है जो कि कस्टमर को आउटसोर्स की जाती है। कस्टमर्स को आउटसोर्स करना यानी अपने कंपनी के अलावा किसी और से हेल्प लेना या देना। अब ये जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी आउटसोर्स करती है, इसमें वो क्या क्या करती है? तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करती है, पायलट स्कैल्प अप सर्विसेज करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन भी करती है। अब ये कंपनी जो है ये सर्विसेज आउटसोर्स करती है, उसी को CRAMS कहा जाता है। अब इनके क्लाइंट्स कौन कौन है? ये जो CRAMS के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए इनके जो क्लाइंट हैं ये आपको इजराइल ग्रुप भी देखने को मिलेगा, एदमा इजराइल ग्रुप है वो भी देखने को मिलेगा, जर्मनी में भी देखने को मिलेगा, US में आपको सऊदी अरेबिया भी देखने को मिलेगा, USA के कंपनियां भी है जो कि इस कंपनी से आउटसोर्सिंग कराते हैं। जर्मनी, USA बहुत सारी कंपनियां जो हैं ये कंपनी उनके लिए आउटसोर्सिंग करती है। अब ये तो सेकंड बिजनेस सेगमेंट रहा। अब इनका थर्ड बिजनेस सेगमेंट कौन सा है? तो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट में भी इन्वॉल्व है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, और इन्वॉल्व होते हैं दोनों भी, बोथ इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स में। और इसमें भी उनके जो कस्टमर्स हैं वो आपको जर्मनी में, इजराइल में और उसके अलावा इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है ये सबसे बड़ा कस्टमर है इनका। साथ ही साथ
स्पेन और उसके अलावा यूपीएल लिमिटेड भी इनका कस्टमर है। और इनका एक सबसे बड़ा कस्टमर जो है वो हमें रिलायंस इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है, जिसमें 14% का रेवेन्यू सिर्फ उस एक कंपनी से वो जनरेट करते हैं। तो अब ये कंपनी है कौन सी? तो गाइस हम बात कर रहे थे ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। अब ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये आईपीओ के वक्त 645 का इसका मैक्सिमम लॉट रेट था और अभी 795 की है। लेकिन 5 दिन का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 11.5% से माइनस है और 1 साल का देखेंगे तब भी 6% से माइनस है। अब जून से लिस्टिंग है, जून से जून 1 महीना, जून 22 से जून 23 1 साल में हमें माइनस में ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है 1 ईयर में। लेकिन किसी भी कंपनी का 1 ईयर का परफॉर्मेंस से हम उसका टोटल एनालिसिस नहीं कर सकते कि हमें इसको रखना है या नहीं रखना है। अब अगर हम इसके जो थोड़ा एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 21 कंट्रीज में इसके प्रेजेंस है, इंक्लूडिंग इटली, स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट एंड अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और उनसे वो करीबन 47% का रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहे हैं। इंडिया में भी उनके बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, जैसे कि अगर 2023 की हम बात करें तो लार्जेस्ट कस्टमर्स जो है कंट्रीब्यूट इन्होंने किया था अप्रोक्सीमेटली 14% का, तो रिलायंस हमने जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, और टॉप 10 कंपनियों से जो है 55% का रेवेन्यू ये जनरेट करता है। और अगर हम टॉप 20 की बात करें तो करीबन 70% का रेवेन्यू ये जनरेट करता है 3 बिजनेस सेगमेंट से। एक तो मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलता है, CRAMS देखने को मिलता है, और उसके अलावा हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली देख लेते कि जो इसका जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की हम बात करें, स्पेशलिटी केमिकल की 52% का रेवेन्यू जनरेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 34% का रेवेन्यू वो जनरेट कर लेता है, और CRAMS की बात करें तो वो 13% का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। अब ये तो रही इसकी जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड अबाउट रेवेन्यू एंड अबाउट द बिजनेस। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो है फंडामेंटल्स कैसे है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है कंपनी का 10,000 करोड़ का है, यानी एकदम मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, बहुत बड़ी तो डेफिनेटली नहीं है। ROE हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 10 का फेस वैल्यू है, यानी आगे स्प्लिट भी हो सकता है। और जो है कंपनी ने अब तक के डिविडेंड नहीं दिया है। अब इसमें हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की यहाँ पे बात की जाए तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, लिस्टिंग ही इसका 2022 का है तो ऑब्वियस से 21 से काउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 113 करोड़, देन 125 करोड़ एंड 133 करोड़ ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। कंपनी पे बोरोइंग है, लेकिन वो कंपनी ने बहुत हद तक कम कर दिया है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द कंपनी और फॉर द फंडामेंटल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल है ये कंटिन्यूअसली हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलता है। अब नंबर्स इन करोड़ है लेकिन छोटे हैं, 600 करोड़ एंड 676 करोड़। ऑब्वियस है 10,000 करोड़ की अगर कंपनी हो तो इतने ही हमें जो है नंबर्स ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और एक्सपेंसेस भी ग्रोइंग है, बट इट्स ओके, एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो साथ में एक्सपेंसेस भी ग्रो होने ही वाले हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 71 करोड़, 109 करोड़, 130 करोड़, 141 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट भी हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर्स जो है ये भी हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलता है, 9 एंड देन 10, तो अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें 21 में कुछ ज़्यादा ही अच्छा देखने को मिला, उस कंपैरिजन में डेफिनेटली कम है। डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, स्टिल डिविडेंड नहीं दे रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग जो है 81% का देखने को मिलता है,
अच्छी बात है। एफआईएस का प्रेजेंस है, डीआईएस का भी कंपनी में प्रेजेंस है। जब एफआईएस और डीआईएस का प्रेजेंस होता है तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स में दम है, फ्यूचर में थोड़ा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस या अच्छे रिटर्न्स देने की इनकी पोटेंशियल है, तभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पब्लिक यहाँ पे अभी बहुत कम देखने को मिल रही है। अब पब्लिक का कम होने का जो रीजन है वो भी नॉर्मल है, क्योंकि पियर्सिंग कंपनी अगर हम इसके देखें या इसके कॉम्पिटिटर्स हम देखें तो यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल जैसे इनके कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलते हैं। इसके चलते डेफिनेटली कुछ लोगों को इस पे ट्रस्ट नहीं आएगा कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, लेकिन ये सोल मैन्युफैक्चरर है 4 केमिकल्स की। इस वजह से जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो लोग डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इसके जो है प्रो की बात करें, कॉन्स और प्रो डेफिनेटली हर कंपनी में होते हैं, तो हम अगर इसके प्रोस की बात करें तो इसके सबसे बड़ा प्रो हमें ये देखने को मिलता है कि कंपनी जो है इसने जो है लास्ट 5 सालों में CAGR 75% से हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। 75% इसने अपने CAGR जो है लास्ट 5 साल में ग्रोथ दिखाई है CAGR की। साथ ही साथ इसने रिटर्न्स जो है ROE की बात कर रहे हैं हम, तो वो ROE 25% से इसका बढ़ा है। कंपनी ने डेप रिड्यूस किया है, यानी ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में हमें एक तो ये देखने को मिलता है कि कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट करने के बाद भी डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने। साथ ही साथ में जो कंपनी का हम प्रॉफिट की डेप्टर की बात करें, डेप्टर डेज तो वो इंक्रीज हुए हैं। पहले 111 थे डेज थे एंड अब 145 डेज हमें देखने को मिलते। ये 2 कॉन्स जो है इस कंपनी के हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। जो लोगों ने IPO के बाद या IPO में इसको बाय कर रखा है, जो लोगों ने IPO में बाय किया है, जैसे कि IPO का बैंड था 642, वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। इफ़ दे वांटेड टू एग्जिट वो कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। सोल मैन्युफैक्चरर है, 3 सेगमेंट में 21 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। इसके सेल्स भी कंटिन्यू ग्रोइंग है और डेफिनेटली प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है कंपनी। लेकिन इसके पियर्सिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई इसमें शक नहीं है कि पियर्सिंग्स इसके वीक है या इसको एक और ओनली इसके पास मार्केट शेयर है ग्रैबिंग के लिए। जो सिर्फ 4 केमिकल वाला सेगमेंट है जिसमें वो करीबन 54% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, 52% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये 52% सिर्फ वो कंपनी के पास जो है अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया में लीड कर पाएगी। साथ ही साथ 21 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट्स भी करती है, 3 सेगमेंट में एक्सपोर्ट करती है। हमें इस कंपनी पे लंबा दाव खेलना पड़ेगा, तब हम इसमें कुछ अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन ये एक मिड कैप स्मॉल कैप की टाइप की कंपनी है, तो डेफिनेटली ये कंपनी में रिस्क भी है। जहां 700-800 तक ये स्टॉक जाएगा, 40-50% भी मार्केट गिरने के साथ साथ नीचे आ सकता है। अगर आप में ट्रस्ट है आपको कि 52% का रेवेन्यू ये सोल इंडिया में जनरेट कर रहा है थ्रू द 4 केमिकल्स, क्योंकि ये 4 केमिकल के लिए सोल कंपनी है ये, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। मेरे हिसाब से जिन्होंने बाय कर लिया है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर आपने 600-700 पे बाय किया है, आगे 4-5 सालों बाद ये कंपनी एक अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकती है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बशर्ते अगर मार्केट गिरने के साथ 50% का ड्रॉप नीचे आता है तो आपको वो भी झेलने की ताकत आप में रहनी चाहिए, क्योंकि एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी जितने तेजी से ऊपर जाएगी उससे ज्यादा वो करेक्शन भी बताएगी। फंडामेंटल्स अच्छे होने के साथ साथ सोल मैन्युफैक्चरर है कुछ केमिकल्स के मामले में, तो हम इस उम्मीद पर भी इस कंपनी को होल्ड करके रख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी में पोटेंशियल है कि वो ग्रोथ करे और वो कंसिस्टेंसी से ग्रोथ दिखा रही है, तो
तो हम इस कंपनी के बारे में डेफिनेटली पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ सकते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।